हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि आप सभी के 10th का बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी और आप सब लोग बहुत टेंशन में हैं या फिर ये कह सकते हैं बड़ी कंफ्यूजन में है, समझ में नहीं आता कि भाई कॉमर्स लें या फिर साइंस लें या फिर आर्ट्स लें। तो अगर आप कॉमर्स लेने में इच्छुक हैं तो कॉमर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि अकाउंटेंसी बहुत डराती है ना। तो अकाउंटिंग एग्जैक्टली क्या है अकाउंट्स में एग्जैक्टली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम उसी टॉपिक को कवर अप करेंगे। या फिर हम ये कहें कि अकाउंटेंसी का जो पहला चैप्टर निकल के आता है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग 11th स्टैंडर्ड, वो हम लोग यहाँ रीड करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग में एग्जैक्टली ऐसा क्या किया जाता है जो कि हमारे पास बच्चों को पढ़ना होता है ना। तो सबसे पहली चीज देखो, आपको जैसे पता लग रहा होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास टॉपिक है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगा कि अकाउंटिंग में ना बच्चों को मैक्सिमम डर लगता है कि यार अकाउंट्स में एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं भी आप देख लो रील वगैरह बनती रहती है, साइंस वाले स्टूडेंट उसके वगैरह क्या बोलते रहते हैं कि यार अकाउंट्स वाला तुम्हें आता ही क्या है, तुम्हें केवल एक बड़ा ट्रोल चलता है कि भाई आपको ना तुम लोग तो बस डेबिट क्रेडिट ही करते रहते हो। तो ये डेबिट और क्रेडिट एग्जैक्टली है क्या, ये डेबिट और क्रेडिट ये एग्जैक्टली क्या है। और एक और चलता है कि भाई तुम्हारी किसी की बैलेंस शीट ही मैच नहीं होती है सर, कि बैलेंस शीट मैच नहीं होती इसका मतलब क्या है कि तुम लोग बैलेंस शीट ही करते रहते हो बस। तो ये थोड़े कुछ चीजें चलती रहती है मार्केट के अंदर। तो उससे पहले थोड़ा इन चीजों से डरना खत्म हो जाए तो उनसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंटेंसी को समझते हैं। बेसिकली अकाउंट्स में हम एग्जैक्टली काम क्या करते हैं। तो देखो बच्चों, अकाउंट्स में जो हम काम करते हैं वो क्या है, सबसे पहला जो हम लोग समझते हैं कि अकाउंट्स जो है ना बेसिकली पैसे को सही तरीके से रखने का नाम है अकाउंट्स, दैट्स इट। लेट्स सपोज कि मैंने आपको 1000 रुपए दिए, एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने यहाँ पे तीन बच्चे हैं, ए बी और सी। इन तीनों बच्चों को मैंने क्या किया, मैंने बोला बेटा 1000 रुपए आप रखो, 1000 रुपए आप रखो और 1000 रुपए आप रखो। ये मैंने सबको क्या किया, 1000 रुपीज दे दिए और इनको एक कंडीशन बोली। मैंने इनको बोला बेटा आप क्या करोगे, आप इन पैसों को ना जाके ना खर्च करके आओगे, एक्सपेंस करोगे, खर्च कर दोगे जाके सारे। बट खर्च करने के बाद क्या, खर्च करने के बाद मैंने इनको ये भी बोला है कि बेटा आप क्या करोगे, आप सबको बोला हुआ है, मिस्टर ए को बोला, मिस्टर बी को बोला, मिस्टर सी को बोला, क्या बोला कि आपको ये खर्चा करने के बाद हर एक खर्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि आपने कितना पैसा कहां पे खर्च किया। तो होगा क्या, ए क्या करेगा, ए जब रिकॉर्डिंग करने की बात करेगा तो ए हो सकता है रिकॉर्ड करते टाइम अपने हिसाब से रिकॉर्ड करे, क्योंकि सबके रिकॉर्ड, क्योंकि इन सभी को ना अकाउंट्स नहीं आती। आपका एजम्पशन ले लेते हैं कि इनको कोई अकाउंट्स नहीं आती, तो ये रिकॉर्ड करने का एक तरीका बिल्कुल इसका सेपरेट होगा। ये बंदा जब इसको मेंटेन करेगा तो इसके रिकॉर्डिंग करने का तरीका डिफरेंट होगा और इसके रिकॉर्डिंग करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगा। मानते हैं बात, क्योंकि हर इंसान अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से खर्चों को रिकॉर्ड करना शुरू करेगा। कोई फोन में रिकॉर्ड कर लेगा, कोई पेपर पे लिख के रिकॉर्ड करेगा, है ना, कोई अलग से प्रॉपर तरीके से टैबुलर फॉर्म में मेंटेन करेगा और उसको रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर, लेकिन रिकॉर्ड सारे कर लेंगे। ऐसा ही होगा, परफेक्ट। तो अगर ऐसा ही होगा तो इसी चीज को तो अकाउंटिंग बोल रहे हैं बेसिकली। ये लोग कर क्या रहे हैं, अपने हर एक खर्चे का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। अब जब अकाउंटिंग की बात आती है, ये होती है, ये भी अकाउंटिंग एक तरीके की, लेकिन ये क्या है, ये सिस्टमैटिक अकाउंटिंग नहीं है। अब अकाउंटिंग की अगर बात की जाए तो अकाउंटिंग की एक बार मीनिंग की तरफ आ जाओ बेटो, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, मीनिंग में क्या लिखा हुआ है। तो ये मैंने डेफिनेशन उठाई है, ये जो मतलब मैंने उठाया है, कहां से उठाया, ये है मेरा कहां से, एज पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो ये मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के वर्ड्स को मैं आपको समझा रहा हूं आज, है ना। तो इसको आप नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में भी आप समझ सकते हो, आपको जो स्टार्टिंग लैंग्वेज है वो भी थोड़ी बहुत यही मिलती जुलती है। अब जो देखो इसमें क्या बोला गया है, इससे बोला गया कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक तरीके का क्या है, आर्ट है। आर्ट मतलब कला है, इसको सीखना पड़ता है ना। अब आप यहाँ पे बात आती है सर कला कैसे हो सकता है अकाउंटिंग, ये तो हम पढ़ रहे हैं, सिलेबस में पढ़ रहे हैं। बेटा कला, हर वो चीज कला होती है जहां पे आप कोई चीज सीखते हो रेगुलर बेसिस पे, है ना, उसे कला कहा जाता है। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है, जहां पर आप क्या सीखोगे, आप रिकॉर्ड करने का तरीका सीखोगे। ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, हर बंदा रिकॉर्ड कर रहा है, तो एग्जैक्टली रिकॉर्ड कैसे किया जाता है हम वो सीखेंगे। रिकॉर्डिंग का कला सीखोगे आप, उसके बाद क्लासिफिकेशन सीखोगे आप, देन उसके बाद क्या सीखोगे, समराइजिंग सीखोगे आप। अब ये सीखते टाइम कैसे, आगे लिखा हुआ है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब जो सही तरीका है, जो तरीका ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप यूज करते हो, उसे सीखेंगे हम लोग किसमें, अकाउंटिंग के अंदर। दूसरी बात,
सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो। आपको जो सीखना है वो पैसे के फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहला चीज क्या, पैसे के फॉर्म में आपको रिकॉर्डिंग करनी है। और किस चीज की रिकॉर्डिंग करनी है, उन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स की रिकॉर्डिंग करनी है जो एटलीस्ट मतलब कुछ पार्ट उसमें पैसे का होना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल कैरेक्टर उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, मतलब पैसा इंपॉर्टेंट है। अब पूरे दिन में लेट सपोज कि इन लोगों ने कुछ अच्छे अच्छे काम भी किए, इसने क्या किया, इसने इस पैसे का इस्तेमाल, मैक्सिमम पैसा इंटरटेनमेंट में खर्च कर दिया, अपने मौज मस्ती में उड़ा दिया। इसने क्या किया, इसने एजुकेशन पे खर्च किया। और इस बंदे ने क्या किया, इसने खाने पे खर्च किया। थोड़ा फूडी टाइप ऑफ इंसान है ये, तो इसे खाने पे खर्च कर दिया। अब अकाउंटिंग क्या करेगा, अकाउंटिंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई पैसा खर्चा किस तरीके का किया गया है, इनके नेचर का क्या पता लगता है। देखो इसने एजुकेशन पे किया, इसका मतलब क्या, ये एजुकेशन को थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ये बंदा खाने को इंपॉर्टेंस देता है, तो मैक्सिमम पार्ट खाने पे खर्च किया। ये बंदा थोड़ा मस्तीखोर है, इंजॉयमेंट ज्यादा करता है लाइफ में, तो इसने एंटरटेनमेंट पे खर्च किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका कैरेक्टर किस तरीके का है, मैं रिकॉर्ड करूंगा केवल और केवल क्या, पैसा, दैट्स इट। तो जब आप फाइनेंशियल कैरेक्टर्स की फॉर्म में डाटा को रिकॉर्ड करते हो उसे बोला जाता है अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग यहां तक खत्म नहीं होती है, अकाउंटिंग इसके बाद काम क्या करती है अकाउंटिंग में, एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट। इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट का मतलब जो भी निष्कर्ष निकल के आया उसको बताना सामने वाले इंसान को। अब सामने वाला इंसान कौन, किसके लिए, मैंने इन लोगों को बोला था ना रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो इनके डाटा जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये मेरे को इंटरप्रिटेट करेंगे, मुझे बताएंगे कि सर ये डाटा हमने ऐसा ऐसा रिकॉर्ड किया है। उसके बाद मैं उसको एनालाइज करूंगा, इंटरप्रिटेट करूंगा। वो सारा एक अगला पार्ट है जो कि हम लोग समझने वाले हैं। कहां पे बेटा, हम लोग समझेंगे उसे कहां, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में। तो बच्चों बताओ यहां तक समझ में आया। ये डेफिनेशन में ही आपके आधे पॉइंट्स इसके निकल आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स के अंदर। एट्रीब्यूट्स भी आपको बोला हुआ है बुक्स के अंदर, तो उसका मतलब भी सेम ही होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या, जिसको देखकर आप ये बता सको कि हाँ भाई अकाउंटिंग की बात की जा रही है, उसे बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर हुआ, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम एक काम करते हैं, उसको थोड़ा सा आगे हमारे क्लास को लेके चलते हैं, जहां पर हम क्या सीखने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जो बच्चों सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी मैंने क्या बताया बेटा, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी उस इंफॉर्मेशन के अंदर ही आपका मैक्सिमम पार्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का गिवन है। दैट मींस इस इंफॉर्मेशन में जो भी आपने यहां पे लैंग्वेज पढ़ी, अभी मीनिंग पढ़ा, इसके अंदर ही कुछ पार्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का अवेलेबल है। जैसे कि एक पार्ट हो गया रिकॉर्डिंग का, एक पार्ट हो गया क्लासिफिकेशन का, एक पार्ट हो गया आपका समराइजिंग का। क्लियर, तो ये पार्ट हो गए आपके 3 पॉइंट्स तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में निकल आते हैं, अगर आपने मीनिंग आपको अच्छे से याद है तो। और देखो हाँ, एक और बात ध्यान देनी है कि जब आप एग्जाम में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो इट इज मैंडेटरी, इट इज नेसेसरी कि आप उसको वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली सेम ही मेंटेन करोगे। कॉमा की जगह कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में पूरी डेफिनेशन या फिर मीनिंग वगैरह आपका फ्रेम होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज यू आर कोटिंग अदर्स वर्ड्स। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आते हैं, तो बच्चों सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स होता है वो मेरे पास होता है आइडेंटिफिकेशन। नाउ व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जहां पर पैसा इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो बेटा ये जो पॉइंट है ना आपका, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इसको अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं, समझाऊं आपको, तो होता क्या है। देखो बेटा एक बात बताओ मुझे कि जब आप कोई भी डाटा मेंटेन करते हो, एक बिजनेसमैन है, लेट्स सपोज मिस्टर राम हमारे, ये एक बिजनेसमैन है ना। अब क्या एक बिजनेसमैन की जो लाइफ होती है उसकी पर्सनल लाइफ नहीं होती, उसकी एक पर्सनल लाइफ भी है और उसकी एक बिजनेस लाइफ भी है। तो पर्सनल लाइफ एंड उसकी एक बिजनेस लाइफ भी है। तो इसका मतलब जो भी खर्चा वो बिजनेस के लिए करेगा, हमें पहले उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पूरे दिन में वो कुछ पैसा खर्च करता होगा अपनी फैमिली के साथ और कुछ पैसा खर्च करता होगा वो बिजनेस के लिए, है ना, बिजनेस के नाम से खर्च कर रहा है। तो पहले काम क्या करना है मुझे, पहले मुझे उसको आइडेंटिफाई करना है कि भाई पूरे दिन के रूटीन में उसने कितना पैसा बिजनेस के नाम से खर्च किया। तो पहला काम क्या हो बेटा, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आपके बुक में अगर आप देखोगे डेफिनेशन में तो क्या क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब ये मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब पैसे का तो होना चाहिए ना। इस बंदे ने अगर बिजनेस करते टाइम भाई कुछ अच्छा काम भी कर दिया, कोई एक अच्छी डील क्रैक कर दी, तो मुझे एक अच्छी डील से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है भाई डील में पैसा कितना इन्वॉल्व है, मैं केवल उसको आइडेंटिफाई करूंगा, है ना। और या फिर ये कह सकते हो कि भाई जब बिजनेस कर रहा था, रास्ते में जा रहा था मीटिंग लेने के लिए, तो भाई एक किसी बुजुर्ग इंसान की हेल्प कर दी,
ये भी तो काम है एक तरीके का, लेकिन यहां पे कहीं भी ना पैसा इन्वॉल्व नहीं है, फाइनेंशियल टर्म इन्वॉल्व नहीं है जिसको वो पैसे में कन्वर्ट कर सकता है, इसीलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट इज आइडेंटिफिकेशन, आप आइडेंटिफाई करो कि कहां पर पैसा इन्वॉल्व है, ये आपका मेन काम होगा, फर्स्ट पार्ट आपका। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है तुम्हारे पास इसके अंदर, और क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं आपकी, उन ट्रांजैक्शंस में कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? अगर आपने बीएसटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा तो बीएसटी में टर्म पढ़ा होगा पहले ही चैप्टर में, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बच्चा आप एक बार बताओ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है बेटा। इसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर मैं एक छोटा सा डेफिनेशन दूं आपको, उसी में समझ आ जाएगा बेटा कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। देखो, जब एक टीचर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा रहा है तो वहां से उसे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, वो उसका सोर्स ऑफ इनकम है बेसिकली, तो उसे क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वही टीचर जब अपने घर पे अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो वहां से उसे पैसा नहीं मिलेगा, है ना। तो वो क्या है उसके लिए? वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, आइडेंटिफाई करो। और उसमें ये पॉइंट मैंने क्यों समझाया, ताकि आप आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे समझ सको कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक है, बहुत अच्छी बात है, उसे आइडेंटिफाई कर लिया मैंने, और वो बिजनेस एक्टिविटी भी है, तो इसका मतलब पहला पार्ट तो मेरा हो गया। ये आपको काम करना है, क्लियर हुआ? तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, देखो बच्चा, एक पॉइंट आता है कि भाई आप सेकंड पॉइंट में मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ मनी में। मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, तो मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी की अगर मैं बात की जाए तो व्हाट इज मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी? मेजर करोगे जो भी डाटा आपने आइडेंटिफाई किया, लेट्स सपोज आपने ये आइडेंटिफाई तो कर लिया, इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है। अब पैसा जो इन्वॉल्व है, हम सभी को पता है कि हम जिस कंट्री में रहते हैं वहां का करेंसी क्या है बेटा, बताओ जरा। करेंसी क्या है हमारी कंट्री की? हमारी कंट्री की करेंसी है रुपी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन जो आइडेंटिफाई कर ली गई है उसमें उस ट्रांजैक्शन को आप कन्वर्ट करो किसमें? रुपीस के फॉर्म में, तब जाके आप उसको मेजर कर पाओगे, है ना। तो मेजर करोगे किसमें? एक कॉमन डिनोमिनेटर, हर तरीके से कॉमन डिनोमिनेटर निकालो और उसको कन्वर्ट करो रुपीस में। तो ये हमारा हो गया मेजरिंग वाला पार्ट। तो क्या है? अकाउंटिंग मेजर्स ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द कॉमन मेजरमेंट यूनिट। कॉमन मेजरमेंट यूनिट का मतलब क्या हो गया? करेंसी ऑफ अ कंट्री, दैट्स इट। आप हर एक ट्रांजैक्शन को, अब एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस कर रहा है तो वो हो सकता है आपका डोमेस्टिक बिजनेस, मतलब इंडिया से कर रहा हो, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर से भी बिजनेस कर सकता है ना। तो बाहर से जो पैसा उसे मिलेगा वो किस में मिलेगा? वो या तो अदर कंट्री में, जैसे डॉलर के फॉर्म में मिल सकता है आपका, है ना, और अदर कंट्रीज की जो फॉर्म्स आपके पास है, जैसे यान हो गया आपका, उसमें उसमें मिल जाएगा आपका। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इन ट्रांजेक्शन्स को कन्वर्ट करना है किसमें? डोमेस्टिक में। इनको कन्वर्ट करो, मेजर करो, पैसे के फॉर्म में इनकी वैल्यू क्या है। तो अगला पार्ट मेरा क्या आता है? मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शंस और मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट्स इट। तो ये मेरा हो गया सेकंड पॉइंट। अब बच्चा आ जाओ सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट पे, जो कि आपके यही है। अब देखो आपने बेटा, आपने क्या किया? आपने ट्रांजैक्शंस को मेजर आइडेंटिफाई किया पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपने उन्हें मेजर भी कर लिया। मेजर करने के बाद अब आप करोगे क्या? अब आप करोगे रिकॉर्डिंग। मेजरमेंट के बाद अगला पार्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट इज रिकॉर्ड करने का। रिकॉर्ड करने की जब बात आती है तो रिकॉर्डिंग करते हैं कहां? तो रिकॉर्डिंग कहां करोगे बच्चा? रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको एक डाटा चाहिए, एक जगह चाहिए जहां पे आप रिकॉर्ड करोगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जाती है जिसे बोलते हैं प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स। तो प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स कौन सी होती है? जिसे बोलते हैं जनरल। ये आपकी बुक में एक चैप्टर का नाम है, 8th चैप्टर आपकी बुक में है जनरल। तो वहां पे हम क्या करते हैं? डाटा मेंटेन करते हैं। आप जब चैप्टर आएगा हमारे पास तब हम सीखेंगे इसको कि एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। तो रिकॉर्डिंग करते टाइम क्या करोगे आप? आपको कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा रिकॉर्ड करने के लिए। रिकॉर्ड करने के लिए जो प्रिंसिपल्स आप यूज करोगे वो प्रिंसिपल्स किसके द्वारा दिए गए हैं? वो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं आपके ICAI, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं और उसके बेसिस पे आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। ओके, तो रिकॉर्डिंग मेरा हो गया अगला पार्ट, जहां पे आप क्या करोगे? हर एक ट्रांजैक्शंस को ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करोगे, जिसे हम क्या बोलते हैं?
जनरल, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है, बिकॉज सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग होती है वो यही होती है। दैट्स इट, रिकॉर्डिंग हो गया हमारे पास। रिकॉर्डिंग के बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या निकल के आता है, दैट इज क्लासिफिकेशंस। बेटा क्लासिफिकेशंस क्या है, क्लासिफाइंग एक पॉइंट आता है कि जो भी आपने डाटा रिकॉर्ड किया है उसको क्लासिफाई करना भी इंपॉर्टेंट है। जनरल के बाद जो क्लासिफिकेशन होता है वो आपके पास होता है अगली बुक ऑफ अकाउंट्स में, जिसका नाम होता है जनरल, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, आपको क्या देखने को मिलेंगे, काफी सारे ग्रुप्स देखने को मिलेंगे अकाउंट्स के। कौन से अकाउंट्स के, ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन। सिमिलर ट्रांजैक्शन का मतलब जो आपने ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर की होती हैं उनको एक जगह पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है। जैसे आपने पूरे साल में क्या क्या किया होगा, पूरे साल में आपने बहुत बार परचेजेस करी होगी, है ना, बहुत टाइम, नंबर ऑफ टाइम्स आपने सेल्स किया होगा, नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास कैश रिसीव भी हुआ होगा, आपने पे भी किया होगा, काफी नंबर ऑफ टाइम्स आपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा भी कराए होंगे, विड्रॉल भी किए होंगे, एंड बहुत बार लेट्स सपोज कि आपने कोई कस्टमर है आपके मिस्टर श्याम, अब इनसे आपने परचेज भी किया होगा, सेल भी किया होगा। अगर ये कस्टमर है आपका तो जाहिर सी बात है सेल ही किया होगा, कोई इस तरीके सप्लायर भी हो सकता है। तो मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको कि जब आप क्लासिफिकेशन की बात करते हो ना, तो हर एक ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर करते हो जो कि सिमिलर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। जैसे परचेज वाली सारी ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट में आ जाएंगी, फिर उसके बाद सेल वाली सारी ट्रांजैक्शंस सेल्स अकाउंट में आ जाएंगी, कैश वाली सारी ट्रांजैक्शंस चाहे कैश आया हो चाहे कैश गया हो वो सब कैश अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, फिर बैंक के बाद बैंक अकाउंट में आ जाएगा, देन उसके बाद मिस्टर श्याम से कनेक्टेड जितने ट्रांजैक्शंस हैं मिस्टर श्याम के अकाउंट में आ जाएंगी। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी देता है आपको कि आप क्या करते हो क्लासिफिकेशन में, आप लेजर क्रिएट करते हो जहां पर ग्रुप ऑफ अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं सिमिलर ट्रांजैक्शंस वाले। सिमिलर ट्रांजैक्शंस का मतलब हर एक ट्रांजैक्शन जो सेम नेचर की है उसको एक पर्टिकुलरली अकाउंट ओपन करके ट्रांसफर कर दिया जाता है। दैट्स इट, ये आपका पार्ट हो गया क्लासिफिकेशंस का। नाउ क्लासिफिकेशंस के बाद अब हम अगले पार्ट पे जाने वाले हैं जिसका नाम है बच्चा क्या, समराइज करना। समराइजिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, देखो बच्चों समराइजिंग का मतलब अगर मैं बात करूं व्हाट इज समराइजिंग, समराइज करना, जैसे कहते हैं ना समरी बनाना, तो समराइजिंग मतलब क्या हो गया, समरी बनाने का मतलब होता है कि आपने पूरे साल में जो मेहनत करी, इन अ फुल ईयर आपने जो भी मेहनत करी उस मेहनत का एंड रिजल्ट क्या निकल के आया, उसे बोलते हैं समराइजेशन। समराइज करना अपने डाटा को। तो समराइज कैसे करोगे आप, समराइज करने के बाद आपको सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक ट्रायल बैलेंस। नाउ व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, बेटा ट्रायल बैलेंस भी एक चैप्टर का नाम है आपके पास बुक्स में, जब जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे आपको ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में फाइनल क्लोजिंग बैलेंस आप मेंटेन करोगे, किसका, ऑफ अकाउंट्स। आपने बच्चा देखो जो भी आपने क्लासिफिकेशन वाले कॉलम में अकाउंट्स क्रिएट किए इनका कोई ना कोई तो फाइनल बैलेंस होगा ना, एक क्लोजिंग डेट पर कि हमने पूरे साल में इतने रुपए का माल परचेज किया है, तो उसे बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। वो आएगा आपका कहां पे बच्चों, ट्रायल बैलेंस के अंदर, कि आपने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करना है सबका अकाउंट का बैलेंस, चाहे वो इसका हो चाहे वो इसका, चाहे इसका चाहे इसका चाहे इसका, ऐसे जितने भी नंबर ऑफ अकाउंट्स आपने ओपन किए हुए हैं क्लासिफिकेशन वाले फॉर्म में, सभी अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस आपको एक समराइज्ड फॉर्म में ट्रायल बैलेंस के अंदर मेंटेन करना है। ओके, उसके बाद अगला पार्ट आता है हमारे पास क्या, इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हम क्या बनाएंगे बच्चों, फाइनल अकाउंट्स क्रिएट करेंगे जो आपको क्या बताएगा आपने पूरे साल बिजनेस में प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया। नाउ फाइनल अकाउंट जब बनाओगे तो फाइनल अकाउंट्स में दो पार्ट्स आपके पास देखने को मिलेंगे, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये बच्चों दो अकाउंट आपको देखने को मिलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट्स गिव्स यू द इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट क्या है आपके पास, ये आपको देखने को मिलेगा आपके फाइनल अकाउंट से। इसके अलावा हम एक स्टेटमेंट भी क्रिएट करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पोजीशनिंग स्टेटमेंट। पोजीशनिंग स्टेटमेंट ये बेसिकली क्या है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये होता क्या है। पोजीशनिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है बच्चों बैलेंस शीट। ठीक है, इसे अकाउंट नहीं कहा जाता, इसे पोजीशनिंग स्टेटमेंट कहा जाता है। मतलब साल खत्म होने के बाद आपका बिजनेस कहां स्टैंड करता है, आपके पास कितने एसेट्स अवेलेबल हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं। बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है। द लेफ्ट साइड इज योर लायबिलिटी साइड एंड राइट साइड इज योर एसेट साइड। तो आपके पूरे बिजनेस में आपने कितना डाटा एसेट्स में इकट्ठा किया हुआ है और कितना डाटा आपने लायबिलिटीज में इकट्ठा किया हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है कहां, बैलेंस शीट के अंदर। तो इसको बोलते हैं समराइज करना ऑल ओवर द ईयर की परफॉर्मेंस को। आपने पूरे साल में जो भी काम किया पता तो होना चाहिए ना
कि कितना आपने काम किया, उससे क्या बेनिफिट हुआ या फिर क्या लॉस हुआ, ताकि उसके बेसिस पे हम अपने फ्यूचर को प्लान कर सके कि मुझे कैसा काम करना है। अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है बहुत अच्छी बात है, तो चेकआउट करो, एनालाइज करो कि किन किन पॉइंट्स की वजह से प्रॉफिट हो रहा है और उनको और ज्यादा करो। अगर लॉस हो रहा है तो चेकआउट करो कि किन किन पॉइंट्स की वजह से मुझे लॉस झेलने को मिल रहा है, ताकि फ्यूचर में वो चीजें कम हो सके हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया समराइजेशन का पार्ट। लेकिन समराइजेशन में जितना मैंने बोला एनालिसिस वाला पार्ट हो गया, ये आता है आपके अगले वाले पॉइंट में, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एनालिसिस। अब इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं ताकि जगह नहीं है मेरे पास अभी, क्योंकि ये हो गया मेरा फिफ्थ पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं सीधा सिक्स्थ पॉइंट के ऊपर। बेटा सिक्स पॉइंट आपके पास जो है वो क्या है, सिक्स पॉइंट है एनालाइज करना। एनालाइज का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि एनालिसिस से एग्जैक्टली क्या देखने को मिलेगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल डाटा। जो भी आपने डाटा मेंटेन किया हुआ है उसको फाइनेंशियल, उसको एनालाइज करो। अच्छा, एनालिसिस के बाद एक काम और होता है इंटरप्रिटेट करना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो बेटा जब एनालिसिस की बात आती है तो जैसा मैंने अभी बताया था आपको, एनालाइज करना कि आपने फाइनल अकाउंट बना तो लिया, आपने पूरे साल में जो भी प्रॉफिट लॉस कमाया, जो भी प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया है ना, खर्चे किए होंगे, कुछ इनकम जनरेट की होगी, उस डाटा को पढ़ के आपको क्या करना है, आपको एक जजमेंट लेना है। जजमेंट किसका लेना है कि भाई फ्यूचर में हम कैसा काम करें, क्या इसको कंटिन्यू रखें या स्केल अप करें। जैसे अगर लाइव एग्जांपल अगर मैं बात करूं, टाटा इंडस्ट्रीज है, टाटा मोटर्स के बारे में आप सबने सुना होगा, आप नहीं सुना होगा तो हम लोग इसके बारे में भी बात करते रहेंगे, है ना। थोड़ा स्टॉक मार्केट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे ताकि उसमें भी इंटरेस्ट डेवलप हो। एंड एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपके पास, मैं आपके सेशन खत्म होते होते एक कुछ हो चाहे ना हो, मैं पर्टिकुलरली बता रहा हूं, आपके माइंड में एक चीज जरूर डाल दूंगा, आपके लिए सेविंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। ये क्यों करनी चाहिए और इसका बेनिफिट क्या होता है, सेशन खत्म होते होते आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने जो गलती की वो आप लोग, वो गलतियां आप ना करो। जितना पैसा आप बचा सकते हो उतना बचाओ। आई एम सेइंग कि थोड़ा थोड़ा पैसा भी बचाकर आप कितना बड़ा अमाउंट आप जनरेट कर सकते हो। दिस इज अ राइट टाइम जहां पे आप थोड़ी आप इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी आपको आ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैं टाटा मोटर्स की बात कर रहा था, अब टाटा मोटर्स ने क्या किया, अभी आज रिसेंटली बता रहा हूं, 25,000 करोड़, बहुत छोटा फिगर नहीं होता बेटा, बहुत बड़ा फिगर है। इतना बड़ा अमाउंट इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है किसमें, ईवी इंडस्ट्री में। आप ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इस इंडस्ट्री के अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट किया गया है क्योंकि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का बूम आने वाला है मार्केट के अंदर। तो ये इन्वेस्टमेंट इतना ही करना है या इससे कम करना है, इससे ज्यादा करना है, इस इंडस्ट्री को कैसे पता लगा। इंडस्ट्रीज के पास जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने अपने फाइनेंशियल डाटा को एनालाइज किया है, उसके बेसिस पे ये जजमेंट लिया कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है कहां पर, इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि फ्यूचर इस इंडस्ट्री का है। और इसलिए उन्होंने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई और जजमेंट तक पहुंचे कि हमें इतना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्लियर। तो ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का जो पार्ट है, ये इसी पॉइंट के अंदर आपके पास देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया बेटा। तो इसमें क्या क्या चीजें दिखी हुई हैं, देखो कह रहा है कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा आर कैरिड आउट सो दैट द यूजर ऑफ फाइनेंशियल डाटा, हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डाटा। यूजर्स कौन होते हैं बेटा, वो जिनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं इस डाटा को पढ़ने में। ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट कितना हुआ, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमारे पास कितने हैं, जो इन डाटा को देखने के लिए इच्छुक हैं उन्हें बोला जाता है यूजर ऑफ अकाउंटिंग। ये टॉपिक आगे आएगा हमारा, तब हम इसको डिटेल में कवर अप करेंगे कि यूजर्स कौन कौन से होते हैं। डाटा पढ़ें ताकि उसके बाद वो क्या कर सकें, एक जजमेंट तक पहुंच सकें कि फाइनेंशियल डाटा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इसकी वजह से वो अपने फ्यूचर को बेटर वे में प्लान कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं। बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ आप। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास निकल के आता है वो क्या है, वो है आपके पास लास्ट पार्ट, दैट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, देखो आपने डाटा के हिसाब से, आपने डाटा में एनालिसिस कर लिया, इंटरप्रिटेट कर लिया, आपने फाइनल एनालाइज किया और एक रिजल्ट निकाल लिया, आपने रिपोर्ट बना ली कि बेटा ये है हमारा फाइनेंशियल डाटा है, इसके हिसाब से हमने ये रिपोर्ट बनाई है, ये सब काम किया है। अब देखो जो कम्युनिकेटिंग ना, ये भी कम्युनिकेटिंग के आगे दो वर्ड और लिख लो आप, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। यूजर्स मतलब देखो जो पैसा लगा रहा है ना, हो सकता है उसके पास पैसा तो भरपूर है बट अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है। आपने एनालाइज किया, इंटरप्रिटेट किया, रिपोर्ट बना ली, रिपोर्ट बना के आप डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं कर सकते,
प्रेजेंट करने के लिए आपको सामने वाले इंसान को, किसको, यूजर को बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि सर देखो ये हमने डाटा बनाया है, ये कंपैरिजन है, इस तरीके से अगर हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे तो हमारा फ्यूचर ज्यादा बेटर हो सकता है। क्योंकि उसको वो पाई चार्ट, वो ग्राफ वगैरह वो सब कुछ समझ में नहीं आएगा जो आपको समझ में आता है। तो अगला पार्ट आपका खत्म नहीं हुआ, अगला पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट इज दैट इज कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। तो आप क्या करोगे, फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बतानी है, आपको यूजर्स को बतानी है, ताकि उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद वो अपना एक जजमेंट ले सके कि मुझे फ्यूचर में कहां तक जाना है और क्या करना है। क्लियर हुआ? तो बच्चों ये आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। और आपको जो इंफॉर्मेशन देनी है वो सही टाइम पे देनी है, ताकि वो सही टाइम पे डिसीजन भी ले सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, आज की क्लास में क्या 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 कवर किया बेटा, एक बार देख ले दोबारा से। मीनिंग कवर किया हमने, मीनिंग में ये डेफिनेशन हमने पूरी कवर की और इसी में से कुछ पार्ट्स निकाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने कवर किए। तो आई होप आज की क्लास में आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर, जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है आपके पास ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसके बाद हम क्लास वाइंड अप करेंगे, ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी थोड़ी सी, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो थ्योरी में थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है ना। तो बच्चों आज की क्लास से आप होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपने जो भी काम किया वो अकाउंटिंग से कोई कनेक्टिंग कोई डाटा अगर आपके पास है तो उसको कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, किसी भी डाटा को अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो किस तरीके से मेंटेन करोगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास, वो सारे हमने समझे आज की क्लास में। अभी हम समझने वाले हैं क्या, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग कहां कहां पे की जाती है, कितने तरीके के अकाउंट्स आपको देखने को मिलती है। देखो बच्चों, सबसे पहले जो अकाउंटिंग होती है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपके 11th लेवल का जो कोर्स है वो यही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक तरीके का अकाउंट्स ही है आपके पास। तीसरा पार्ट है आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब बेटा ये जो तीन तरीके की अकाउंटिंग है ना, इसके अलावा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी एक पार्ट है आपका। ठीक है, तो वो भी आपको देखने को मिलता है। बट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या है, जो आपकी कंपनीज के अंदर स्टार्ट की जाती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, आपकी बुक्स में 3 गिवन है, तो ये चौथी वाली पार्ट है दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर एक्चुअली काफी सारे पार्ट्स आते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है आपके 11th क्लास का कोर्स है, आप लोग यहां पढ़ने वाले हो। कॉस्ट अकाउंटिंग जो पार्ट है आपकी ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट है, जो आप वहां पढ़ोगे जाके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कुछ पार्ट आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पे है, कुछ पार्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी सेम है, कुछ पार्ट आपके पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, देखो थोड़ा सा पार्ट ना 12th लेवल पे है, जिसमें आप कंपनी के अंदर शेयर्स कैसे इशू होते हैं, है ना, शेयर्स को आपका डिबेंचर्स कैसे इशू होते हैं, रिडम्पशन कैसे होता है, तो थोड़ा बहुत पार्ट आपका 12th लेवल पे है। उसके बाद कुछ पार्ट आपका अगेन ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाए, थोड़ा सा एडवांस हो गया, फिर पीजी लेवल हो, थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको वहां देखने को मिलेगा। तो ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास क्या आज की क्लास में, दैट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। इनके अंदर ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज आपका सारा कोर्स जो है 11th वाला वो ये वाला है ना। धीरे धीरे करके अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होंगी। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या समझने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास हम समझेंगे बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का डिफरेंस हम लोग समझने वाले हैं, और 2-4 टॉपिक्स और करेंगे, जैसे लाइक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होती हैं, लिमिटेशंस वगैरह क्या होते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। तो सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको समझ आया होगा कि अकाउंटिंग एग्जैक्टली क्या होता है और कितना आसान है। और लिटरली बताऊं, अकाउंटेंसी बहुत आसान है। कॉमर्स अगर आप लेने वाले हो तो कॉमर्स में अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, बस करना क्या है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जिस दिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे उस दिन आपके लिए अकाउंटेंसी बच्चों का खेल हो जाएगा, है ना। अकाउंटिंग से डर इसलिए लगता है बिकॉज अकाउंटिंग का बेस अवेलेबल नहीं है। 11th क्लास में अकाउंट्स जो आप पढ़ते हो दैट इज ओनली फॉर बिल्डिंग अ बेस। जिस दिन आपका बेस अच्छे से बन जाएगा उस दिन 12th में आपके लिए मार्क्स गेन करना उतना आसान हो जाता है। एंड थोड़ा सा मैं टाइम और लूंगा। अकाउंट्स में अगर बात की जाए 11th क्लास के लेवल पे, तो 11th क्लास में जो आपका पार्ट आता है अकाउंट्स का थ्योरेटिकल पार्ट, 25 to 30% पार्ट आपका जो होगा वो थ्योरी में मिलेगा आपको, है ना, एग्जाम के अंदर। और उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द पार्ट आपका बच गया 75 to 60% आपका जो पार्ट बचेगा, ठीक है, 75 to 70% आपका जो पार्ट बचेगा वो आपका जो पार्ट है वो प्रैक्टिकल फॉर्म में आता है।
बट थ्योरेटिकल पार्ट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अ प्रैक्टिकल। तो इनिशियली हम थोड़ा बहुत पार्ट थ्योरी वाला भी कवर करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल करते टाइम प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जाओगे, प्रैक्टिकल जाहिर सी बात है बहुत इंटरेस्टिंग होता है समझ में, लेकिन तब आएगा जब आपका थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, बेस बन जाएगा एग्जैक्टली। तो हमारा मेन मोटिव क्या रहता है, मेरा हमेशा मोटिव रहता है बच्चों का, कि बच्चों को मैं हमेशा कोशिश करता हूं किसके ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर। बिकॉज जिस दिन आपके माइंड में कॉन्सेप्ट वाला वर्ड है ना, ये फिट हो गया, तो आप थ्योरेटिकल चीजों को ना छोड़ना शुरू कर दोगे। थ्योरी समझने आने का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल के फॉर्म में आपका इजी हो जाए, इसलिए हम लोग थ्योरी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो जाएंगे आपके लिए पूरा सेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो ज्यादा बात ना करते हुए आगे चलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। सो सी यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।